नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में आपको 100% इस चैप्टर से जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए एमपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी की एक पूर्णतः निःशुल्क सीरीज चला रहा है, तो आप इस सीरीज का जरूर फायदा उठाएं। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी द्वारा एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज ऑफलाइन हमारे ऑफिस पर चलाई जा रही है, तो आप उसे भी ज्वाइन करें और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आता है, 7 सागर, 9 नारायण, 84 महादेव की परिक्रमा किस शहर में की जाती है? तो देखिए, वैसे तो इसका उत्तर बड़ा आराम से मिल जाएगा। इसका उत्तर है उज्जैन शहर। यह हर साल मई महीने में उज्जैन शहर में सामान्यतः आयोजित की जाती है। अब एक छोटी सी बात अपन और समझ लेते हैं कि 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव का मतलब क्या है। तो देखिए, उज्जैन शहर में भगवान महादेव के 84 विभिन्न अलग अलग रूपों के मंदिर हैं और भगवान नारायण के 9 अलग अलग रूपों के मंदिर हैं और साथ ही साथ 7 प्रमुख तालाब हैं। तो यदि आप उज्जैन शहर की परिक्रमा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की भी परिक्रमा कर ली। तो इसीलिए हर साल मई माह में यह यात्रा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है उज्जैन। चलिए आगे चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आता है मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सांची के जो स्तूप है उसकी सजावट शैली कहलाती है भरहुत। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही याद रखना है कि सजावट शैली का नाम क्या है, भरहुत। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप कुछ पॉइंट जानते भी होंगे कि सांची के स्तूप जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1986 में विश्व विरासत स्थल बनाया गया था। 200 रुपए के नोट पर ये अंकित है। तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट भी याद रखना। चलिए आगे चलते हैं अब हम और महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। अब आते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय या भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ये आती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ओबेदुल्लागंज रायसेन में ये स्थित है। इनकी खोज 1956-57 में वीएस वाकड़कर द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। अब आते हैं सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो देखिए, इनके खोजकर्ता आते हैं जनरल टेलर। इन्होंने ही सबसे पहले इनके बारे में जो है अपनी बुक्स में जानकारी दी थी। तो ध्यान रखिएगा, जनरल टेलर। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा रखना है, इसकी कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न था, सांची स्तूप में हड्डी अवशेष स्थल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, वैसे इसका आंसर है हर्मिका। देखिए, यह सामान्यतः स्तूप होता है। स्तूप के टॉप पर एक बॉक्स के नुमा आकृति होती है। यह बॉक्स के नुमा आकृति क्या कहलाती है? हर्मिका। और इसके ऊपर छत्र होता है। इसके अंदर जो बौद्ध धर्म के महापुरुष हैं उनके क्रियाक्रम के बाद अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। तो सांची स्तूप याद रखिएगा, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है और इसमें गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के कुछ अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। और ध्यान रखिएगा, कोई भी स्तूप बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक होता है। ये ध्यान रखिएगा, स्तूप बना जाते हैं मृत्यु की स्मृति में। चलिए आगे चलते हैं अब हम। आता मध्य प्रदेश के किस जिले में 32 बावड़ी स्थित है? 32 बावड़ी, बावड़ी का अर्थ आप बहुत आराम से जानते होंगे, कुआं। प्राचीन काल में पानी के लिए कुओं का निर्माण किया जाता था। तो ये बेहद फेमस बावड़ी है। यह आती है मध्य प्रदेश के चंदेरी में। ये ध्यान रखिएगा, चंदेरी तहसील में। और जिला आता है अशोकनगर। तो ध्यान रखिएगा, वैसा ऑप्शन में चंदेरी दिया है तो राइट आंसर क्या होगा? चंदेरी। और चंदेरी खुद अशोकनगर जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ जोगेश्वरी माता का मेला लगता है, जोगेश्वरी मंदिर, खूनी दरवाजा और ढेर सारे दरवाजे भी हैं यहाँ मांडव की तरह।
और इसके अलावा काफी सारे ऐतिहासिक स्थल है। तो ध्यान रखिएगा, चंदेरी एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हमारे। अब आता देखिए, सयाजी द्वार कहां पर स्थित है? ये गेट है, ये आता है मध्य प्रदेश के देवास जिले में। देखिए इसका निर्माण तो मराठा शासकों द्वारा कराया गया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं मालूम है कि मराठा वंश के किस राजा द्वारा। तो ये देवास शहर में बीचों बीच में आता है, और इसका अर्थ है कि देवास शहर में आपने एंट्री ले ली है, आप आ गए हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना, सयाजी द्वार कहां पर स्थित है? देवास में। इससे रिलेटेड भी कुछ अधिक जानकारी की आवश्यकता हमें अभी नहीं है। अब देखिए आती है, खंबे नुमा पत्थरों वाली कावड़िया हिल्स कहां पर स्थित है? तो देखिए कावड़िया हिल्स, इस प्रश्न के अनुसार आंसर आता है देवास। पर मैं आपको बता देता हूं, यदि आप इन कावड़िया हिल्स को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पत्थर ना होते हुए मेटल के ढेर सारे पाइप पड़े हुए, इसे चौकोर गोल आकार के विभिन्न ढेर सारे यहाँ पर पाइप जो है वो पड़े हुए। ये आते हैं देवास के बागली तहसील में। बागली से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये स्थित है, और ये पत्थर नुमा आकृति है। तो ये ओरिजिनली पत्थर पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे मेटल के गोल या चौकोर पाइप है, और इनको बजाने पर भी ठीक मेटल की तरह की आवाज आती है। पत्थर जैसी आवाज नहीं आएगी, यदि आप इन्हें बजाएंगे तो ऐसा लगेगा कोई मेटल की चीज है। ऐसा बोला जाता है इनका निर्माण भीम ने किया था। महाभारत में आपने नाम सुना होगा भीम का। तो उन्होंने अपने वनवास के दौरान रहने के स्थान के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनका निर्माण किया था। तो ध्यान रखिएगा, कावड़िया हिल्स ये आती है देवास के बागली में। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है, अकबर के समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना मध्य प्रदेश के किस स्थान पे की थी? तो ध्यान रखिएगा, ये आता है चित्रकूट। चित्रकूट में ही तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की थी। चित्रकूट एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी है। स्फटिक मणि, मंदाकिनी नदी, यहाँ पर कई सारे अट्रैक्शन है घूमने लायक। तो बस अभी तो आप इतना याद रखिएगा चित्रकूट का। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं, देखिए दिल्ली दरवाजा कहां पर स्थित है? तो देखिए वैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, दिल्ली दरवाजा आता है मांडव में। ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरवाजा मांडव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे मध्य प्रदेश में 3 स्थान ऐसे जहां पर दरवाजे, ये प्रश्न बनता है। एक होगा आपका ग्वालियर, वहां पर भी 5 दरवाजे हैं। दूसरा आता है चंदेरी, वहां पर भी ऐसा कहा जाता है 12 दरवाजे हैं। इसके अलावा मांडव, मांडव में भी 12 दरवाजे गिने जाते हैं। आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा एंड सो ऑन। पर ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरवाजा जो है मांडव का मुख्य प्रवेश द्वार है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो है दाता बंदी छोड़। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो ये आता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यहां पर जहांगीर द्वारा सिख गुरु को कैद करके रखा गया था, तो उसके कारण से कहलाता दाता बंदी छोड़। वैसे ध्यान रखिएगा, इसको गुरुद्वारे को 1968 में ही गुरुद्वारे का स्वरूप दिया गया। इसके पहले वास्तव में एक जेल थी। सबसे पहले पुराने राजाओं का महल था, जहांगीर ने उसे जेल में कन्वर्ट कर दिया। 1968 में अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इसे जो है गुरुद्वारे का स्वरूप दिया था। तो ध्यान रखिएगा आप ये। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर वो आता है खजराना इंदौर में। तो ध्यान रखिएगा, मस्जिद वगैरह आप जानते भी होंगे। चलिए आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ हमारे। अब आता है, किस किले को शाही किला कहा जाता है? तो देखिए शाही किला कहलाता है बुरहानपुर का किला, जिसे असीरगढ़ का किला भी कहा जाता है, ऊंची दीवारों का किला भी कहा जाता है, दक्कन की कुंजी, दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। राजा आसा द्वारा बनवाया गया 10वीं सदी के लगभग। तो कहलाता है शाही किला। ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है, निम्नलिखित किस शहर को यूनेस्को की लैंडस्केप सूची में
शामिल किया गया है लैंडस्केप सिटी? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है ओरछा भी है और ग्वालियर भी है। तो इस तरह से इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर उपयुक्त दोनों। देखिए क्या ये दोनों शहर ऐतिहासिक महत्व के हैं? तो इनके पुरातत्व स्थलों को संभालने, उनके विकास करने, उन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से यूनेस्को द्वारा जो है इन दोनों शहरों को लैंडस्केप सिटी में कन्वर्ट किया गया है कि अब इन शहरों में जो भी विकास का काम होगा तो उसमें यूनेस्को भी हेल्प करेगा, प्लानिंग देने में, फंड देने में, और दूसरा उनको जैसा मैंने बताया कि यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित रखने, उनका डेवलपमेंट करने, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने, टूरिस्टों को सुविधा देने। तो लैंडस्केप सिटी का कंसेप्ट भी आप समझ ही गए होंगे, टूरिज्म को एक प्रकार से बढ़ावा देना यूनेस्को की सहायता से। तो मध्य प्रदेश के सिर्फ ही अभी तक 2 ही शहर हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बता किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल कहा जाता है? क्योंकि इसके वहां स्नान करने वालों को पानी चुभता है। बी मतलब बात हो रही है मधुमक्खी की, तो जिस तरह मधुमक्खी डंक मारती है आपको दर्द होता है, तो ये बी फॉल में भी ऐसा ही है। तो इसका नाम है जमुना जलप्रपात। यह आता है आपके पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में। यहां का पानी आपको क्या होगा, कुछ स्किन पर दर्द देगा। तो यह है जमुना। यहाँ पर और भी जलप्रपात हैं जैसे आयरीन, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात एंड सो ऑन। ढेर सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पर, राजेंद्र गिरी गार्डन, प्रियदर्शनी पॉइंट एटसेट्रा। तो ध्यान रखिएगा बी फॉल, बी मतलब मधुमक्खी की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला था किस यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिरों का उल्लेख किया है? तो देखिए वो आते हैं पर्सन इब्ने बतूता। ये मोरक्को अफ्रीका से भारत आए थे, आप जानते होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का कोतवाल भी बनाया था, बाद में चीन में अपना दूध बनाकर भी भेजने की कोशिश की थी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक रेहला में जो है खजुराहो के मंदिरों का विवरण दिया है। तो ध्यान रखेगा इब्ने बतूता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीर महल कहां पर स्थित है? तो देखिए वीर महल आता है दतिया में। आपने नाम सुना होगा दतिया का किला, उसी को बोला जाता है पुराना महल, वीर महल, सतखंडा, नौखंडा महल, यानी किले के अंदर कई प्रकार के महल बने हुए हैं। तो दतिया का जो किला है उसी का एक पार्ट क्या है, वीर महल। अब आता है खंडवा में नर्मदा नदी द्वीप पर एक द्वीप और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए नर्मदा नदी के बीचों बीच जो द्वीप है उसका नाम है हनुवंतिया टापू। ध्यान रखिएगा हनुवंतिया टापू। इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का गोवा। मध्य प्रदेश का गोवा क्या है, हनुवंतिया टापू, जो खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का गोवा, ये शब्द भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हनुवंतिया टापू। यहाँ पे जल पर्यटन के लिए इसका विकास किया जा रहा है। चलिए अगला चलते हैं। आता है मध्य प्रदेश में स्थित सिलहास की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए ये सिलहारा है, ओरिजिनली बुक्स में ये भी लिखा है सिलहरा, सिलहारा, ये सभी इसके नाम है, आप कंफ्यूज मत होना। और वैसे ओरिजिनली ये जो है शब्द खराब हो गया है समय के साथ, उच्चारण की गलती है। इसका असली नाम है शिवलहरी, शिवलहरी की गुफाएं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं शिवलहरी की गुफाएं, सिलहरा की गुफाएं, मंदिर या शैल चित्र भी, तीनों एक ही होंगे। ये जो है केवट नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। तो इन्हें आप मंदिर, गुफाएं, शैल चित्र तीनों कह सकते हैं। यदि कभी यह शैल चित्र लिखा आ जाए, मंदिर आ जाए तो भी एक ही बात होगी। ये सब प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं जो समय के साथ खराब हो गए हैं, इनका संरक्षण कमी होता है। तो सिलहरा की गुफाएं आती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। इनका ओरिजिनल नाम है शिवलहरी, केवट नदी के किनारे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम निम्न में से किसने पचमढ़ी की पहाड़ियों की खोज की थी? पचमढ़ी के खोजकर्ता।
तो वो पर्सन आते हैं जेम्स फॉरसिथ। इन्होंने अपनी पुस्तक लैंड्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड में जो है पचमढ़ी का वर्णन किया था। तो ये है जेम्स फॉरसिथ, ध्यान रखिएगा। अब अगला आता है मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार गोल्डन ट्रायंगल काय के टूरिज्म के, ये ध्यान रखिएगा, टूरिज्म की दृष्टि से गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल उद्योगों में, फसल के उत्पादन की दृष्टि से या नदियों की दृष्टि से भी बनते हैं। आपने संभवतः वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा हो। तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो टूरिज्म की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ी अजीब बात आती है, वो आती है ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। पर झांसी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आप जो है इसमें सभी बाकी सब मध्य प्रदेश के जिले दिख रहे हैं, लेकिन राइट आंसर है ग्वालियर, झांसी, खजुराहो। ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म की दृष्टि से गोल्डन ट्रायंगल है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जगह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। यहां पर आप ध्यान रखें, पॉइंट बोला गया है नहीं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं खजुराहो स्मारक। यह विश्व विरासत स्थल है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्व विरासत स्थल ही खजुराहो है, 1986 में घोषित किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं, ये भी जो है मध्य प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1986 में इसे घोषित किया गया था। सांची बौद्ध स्तूप भी मध्य प्रदेश का विश्व विरासत स्थल है, 2013 में घोषित किया गया था। अब आती है विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं। तो यह है मध्य प्रदेश का विश्व विरासत स्थल नहीं है। इसका ओरिजिनली नाम था नीचेगिरी की गुफाएं। राजा भोज के पोते उदयादित्य के नाम पर इनका नाम क्या कर दिया गया है, उदयगिरी की गुफाएं। ध्यान रखिएगा, तो यह शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भोपाल में एकमात्र कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल है। तो पहले हम प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे इको टूरिज्म या पारिस्थितिकी पर्यटन का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला था हलाही, हलाही नहीं, हलाली बांध है। राजघाट बांध, राजघाट बांध मध्य प्रदेश में नहीं है पूरी तरह से। कोलार बांध मध्य प्रदेश भोपाल में है। केरवा बांध है। और इसमें बोला है डेवलप करना इको टूरिज्म की दृष्टि से, तो वो आता है केरवा बांध। देखिए परिस्थितिकी पर्यटन का मतलब क्या होता है कि जब टूरिस्ट किसी स्थान पे जाएं तो वहां के जो संपदा है उसको किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए। जैसा टूरिज्म स्थान अपने ओरिजिनल स्वरूप में है वैसा रही टूरिस्टों के आने और जाने से, उनके क्रियाकलापों से उस स्पॉट की सुंदरता खराब ना हो। तो इसे बोला जाता है परिस्थितिकी पर्यटन। आपने देखा होगा टूरिस्टों की बढ़ती संख्या के कारण पॉल्यूशन और दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इको टूरिज्म में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि टूरिस्ट प्लेस का जो है मूल स्वरूप खराब ना हो। तो अभी मध्य प्रदेश में केरवा बांध को ही इस तरह से विकसित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरह। नीमच के जावद और मनासा किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए नीमच के जावद और मनासा में जो है चट्टानी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहां पर भी आप ऐसा कह सकते हैं कि जावद और मनासा चट्टानी चित्रकारी, या मैं कहूं गुफा मंदिर, शैल चित्र, कुछ भी। तो यहाँ पे भी प्राचीन काल के बहुत सारे मंदिर, या मैं कहूं गुफाएं, या फिर चट्टानी चित्रकारी उपस्थित है। तो इसका समय काल काफी पुराना, ये पूरी तरह से हिंदू धर्म से संबंधित है। यहाँ पे ढेर सारे मंदिर हैं। तो ध्यान रखिएगा जावद और मनासा ये दोनों नीमच जिले में आते हैं और ये अपनी चट्टानी चित्रकारी या गुफाएं या शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा चित्रकारी शब्द के स्थान पर यदि कभी गुफा मंदिर कुछ आ जाए तो मीनिंग वही रहेगा। अगला प्रश्न था होलकर महल कहां पर स्थित है। तो देखिए होलकर महल जो है वो इंदौर में स्थित है। इंदौर में स्थित राजबाड़ा को, होलकरों के महल को क्या कहा जाता है, होलकर महल। ये होलकरों का जो है मूल निवास है देवी अहिल्याबाई होलकर का महल। यहाँ पर देवी अहिल्याबाई की एक आदमकद मूर्ति भी रखी हुई है। तो ध्यान रखिएगा इंदौर के राजबाड़ा को ही बोला जाता है होलकर महल। ध्यान रखिएगा ये जो राजबाड़ा है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में
होल्करों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची संरचना है, हाईएस्ट। इससे बड़ी बिल्डिंग अभी मध्य प्रदेश में हाइट वाइज और दूसरी नहीं है, इंदौर का राजवाड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कटनी का जो झिंझरी गांव है वो अपनी चट्टानी गुफा और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अपन ने अभी शिवलहरी की गुफाएं या सिलहासा की गुफाएं पढ़ी है अनूपपुर में, अभी जावद मनासा हम नीमच की बात कर रहे थे, उसी तरह कटनी के झिंझरी में भी यही बात है। आप इन्हें शैल चित्र बोल सकते हैं, गुफाएं बोल सकते हैं, हिंदू मंदिर बोल सकते हैं। तो ये कटनी में झिंझरी गांव में प्राचीन समय के मंदिर, चित्रकारी और ये सब उपस्थित है और ये आज भी काफी सुरक्षित अवस्था में है। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार आया है। झिंझरी कटनी एक ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अब आता है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष प्राप्त किया था। तो देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये तो आप जानते ही है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है, खजुराहो के निकट बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का सरिस्का। यहाँ पर एक समय आग लगने के कारण काफी बड़े लेवल पर बाघ जो है समाप्त हो गए थे, तो इसे कहा भी जाता है मध्य प्रदेश का सरिस्का। इसे जो है बाद में रिकवरी करने के लिए कि उन्होंने अपने जो नुकसान हुआ है धीरे धीरे कवर काफी अच्छे से किया था, इसके लिए 2007 में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना 2007 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं डायनासोर के अश्मीभूत अंडे फॉसिल्स के फॉर्म में, अश्मीभूत से मतलब फॉसिल के रूप में अंडे कहां पाए गए हैं। तो वो आता है मध्य प्रदेश के धार जिले में और यहीं पर डायनासोर नेशनल पार्क बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी अंडे, उनकी कुछ हड्डियां, ये सब मिली है, इन्हें बाद में एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित कर दिया गया है, जिसे कि हम डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय उद्यान के स्तर है इसका, ये राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है छिंदवाड़ा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड स्थित है। तो देखिए यहाँ पर बोला गर्म पानी का, मैं कुंड भी बोल सकता हूं, साथ ही साथ झरना भी। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का एकमात्र गर्म पानी का झरना तो वो है अनहोनी, ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, तो गर्म पानी का कुंड और झरना दोनों है और एक मिस्टीरियस पहेली टाइप की का स्थान है। यहाँ पर धार्मिक मंदिर भी बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा अनहोनी जलप्रपात या अनहोनी कुंड एक ही चीज है। चलिए आगे चलते हैं। देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर में विकसित किया जा रहा है। तो अब देखिए पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर में है, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। तो देखिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनाया गया है भोपाल में। रॉक शेल्टर, देखिए भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई गुफाएं, प्राचीन मंदिर और अन्य वस्तुएं हैं। तो गवर्नमेंट ने इन्हें इको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया है कि टूरिस्ट आसानी से जा सके, इनके ओरिजिनल स्वरूप में कोई भी परेशानी ना आए। तो रॉक शेल्टर कॉरिडोर का मतलब हुआ टूरिस्टों को सभी सुविधाएं देना, इको टूरिज्म डेवलप करना। तो ये सब बनाया गया है भोपाल में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आता है ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे भारत के 3 गांव ऐसे थे जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया था। उसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण बात आती है कि मध्य प्रदेश का भी एक गांव था। सबसे पहला था मणिपुर का कोंगतांग गांव, दूसरा तेलंगाना का पोचमपल्ली और तीसरा था मध्य प्रदेश का लाड़पुर खास। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक शब्द और भी जुड़ा है, लाड़पुर खास। ये ओरछा में स्थित है, निवाड़ी जिले में, ओरछा में। तो आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसा है, यहाँ पर जितने भी 1100-1200 मकान हैं वो पूरी तरह से टूरिस्टों को अपने घर पे रखते हैं। एक रिजॉर्ट की तरह की सुविधाएं दी जाती है
और जो है बुंदेलखंडी संस्कृति, उसका भोजन, पहनावा, ये सब अवेलेबल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक पर्टिकुलर जगह नहीं, पूरा गांव है जिसके अंदर ये सभी सुविधाएं दी जाती है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।